नमस्कार, नमो नमः। एचआरएम के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर के बारे में। किसी भी कंपनी में यदि ग्रीवेंस शिकायत होती है एम्प्लॉय की, तो उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट और ग्रीवेंस तीनों में क्या फ़र्क है। डिससेटिस्फैक्शन, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स एन एम्प्लॉय वेदर और नॉट द अनरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ऐसा कोई भी चीज़ एम्प्लॉय को जो डिस्टर्ब करता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द में एक्सप्रेस किया गया हो, उसे हम डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं। लेकिन कंप्लेंट ये बोला जाता है, लिखा भी जाता है, बट ये फॉर्मल नहीं होता। हाँ, हालांकि इसमें सुपरवाइज़र के अटेंशन को विड्रॉ किया जाता है, बट ये एक फॉर्मल नहीं होता है, औपचारिक नहीं होता है। जबकि ग्रीवेंस क्या है, एक औपचारिक कंप्लेंट को हम ग्रीवेंस कहते हैं, जो मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रीवेंस is a complaint that has been formally presented to a management representative or to a union official. अब हम definitions of grievances की बात करते हैं। A grievance is a formal dispute between an employee and management on the conditions of employment. सवाल है कि ग्रीवेंस में जो कंप्लेन है, ये जो डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, वो किस बात को लेकर हो सकता है। जो भी मैनेजमेंट के कंडीशंस हैं उस बात को लेकर के हो सकता है, और एक फॉर्मल डिस्प्यूट है, औपचारिक झगड़े हैं। ग्रीवेंस आर कंप्लेंट्स दैट हैव बीन फॉर्मली रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द ग्रीवेंस प्रोसीजर। जो भी ग्रीवेंस प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए फॉर्मली, यानी कि किसी नियम कानून के तहत यदि किसी कंप्लेन को दर्ज किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसे हम ग्रीवेंस कहते हैं। ग्रीवेंस एक प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन है जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से लेकर से संबंधित हो सकता है, और उसमें मैनेजमेंट के ध्यान का आकर्षण किया जाता है। अब सवाल यह है कि ग्रीवेंस और डिसिप्लिन में क्या अंतर है। तो ग्रीवेंस प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयर विथ ए प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ कंप्लेंट दे आर अनेबल टू रिजॉल्व थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन विद देयर supervisor or manager. Discipline gives employer a process for handling an employee who is not meeting the expected standards of performance or behavior. यदि किसी कंपनी ने एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है और उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में या एक बिहेवियर में से मतलब एक एम्प्लॉय जो है उसको प्राप्त कर पाता है या नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि प्राप्त कर पाता है तो डिसिप्लिन है, प्राप्त नहीं कर पाता है उस पर जो एक सेट बिहेवियर है, तो हम कह सकते हैं कि वो इनडिसिप्लिन बिहेवियर है। यानी कि पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि बिहेवियर क्या होगा, उस बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन है, अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं है। इससे पहले हमने बात कर चुके हैं कि कंप्लेंट ग्रीवेंस में क्या फ़र्क है। यदि हम बात करें, रिटन कंप्लेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ ग्रीवेंस. All grievances are to be referred to patient relation who will work with clinical staff and leadership to resolve the patient concerns. Types of grievance. Grievance individual हो सकते हैं, that an action by the management has violated the right of an individual set out in collective agreement or law or by some unfair practices. तो इंडिविजुअल में सबसे पहला प्रकार व्यक्तिगत ग्रीवेंस, इंडिविजुअल ग्रीवेंस की है, जिसमें जो भी कंप्लेन है मैनेजमेंट के राइट के तरफ या कोई भी वायलेशन होता है एक व्यक्ति का अधिकार का, तो उसके खिलाफ यदि कोई रिटन कंप्लेन होता है तो वो इंडिविजुअल ग्रीवेंस है। जैसे कि डिसिप्लिन है, डिमोशन, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, डिनायल ऑफ बेनिफिट्स। इट मीन्स ये एक पर्टिकुलर टू द इंडिविजुअल है। पॉलिसी ग्रीवेंस की बात करें, कोई भी एक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उसके अगेंस्ट यदि कंप्लेन होती है, जबकि
लास्ट वन जो था वो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल से रिलेटेड था, उसके साथ कुछ अनफेयर बिहेवियर हो रहा है या जो भी है, बट इसमें ये पॉलिसी से रिलेटेड है जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना चुकी है, एचआर पॉलिसीज। ग्रुप ग्रीवेंसेज आर ऑफन ट्रीटेड एज पॉलिसी ग्रीवेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट assigns a steady day shift employee to work on an off shift with regard to seniority। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट यदि शिफ्ट में परिवर्तन करता है तो यदि सीनियरिटी के बेसिस पर शिफ्ट में परिवर्तन कर रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सीनियरिटी वाइज दो ही तरह हो सकता है, मेरिट वाइज हो सकता है या सीनियरिटी वाइज होता है। तो सीनियरिटी वाइज जो है शिफ्ट चेंज किया गया है। अब इसके खिलाफ यदि किसी को आपत्ति हो तो एक फॉर्मल जो भी कंप्लेंट करता है तो पॉलिसी ग्रीवेंस में आएगा। ग्रीवेंस को इस तरह से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, फैक्चुअल, इमेजिनरी, डिस्गाइज्ड। फैक्चुअल नाम से लग रहा है कि फैक्ट्स बेस्ड होगा, सर्टेन फैक्ट्स बेस्ड, फिगर बेस्ड होगा। दूसरा है इमेजिनरी, काल्पनिक, यानी कि ये रियल नहीं होगा, बट ये बात तय है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होते हैं। डिस्गाइज्ड यानी कि एम्प्लॉय के अपने पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो किसी भी कार्य को के स्मूथफुल फ्लो को प्रभावित करता है, किसी भी कार्य को संपादित करने में प्रभावित करता है। अब सवाल है कि हम ग्रीवेंस की खोज कैसे करें, कैसे पता करें कि किसी भी एम्प्लॉय के पास ग्रीवेंस है। तो इसके लिए कई मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड है, फॉर्मल ग्रीवेंस प्रोसीजर एक फॉर्मल प्रोसीजर भी है। इसके अलावा ग्राइप बॉक्स होते हैं, ओपन डोर पॉलिसी है, एग्जिट इंटरव्यूज होते हैं, ओपिनियन सर्वेज होते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम खुद एक मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो ऑब्जर्व करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद ग्राइप बॉक्स में जो भी कंप्लेन है उसको हम पर्ची पर लिख करके डालते हैं, और ये ऐसी व्यवस्था इसलिए की जाती है ग्राइप बॉक्स में कि कंप्लेन तो पता हो जाए, ग्रीवेंस तो पता हो जाए, बट किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, पहचान ना हो पाए कि किसकी ग्रीवेंस है। हाँ, लेकिन वो ग्रीवेंस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को जरूर बढ़ाता है। ओपन डोर पॉलिसी, इसमें किसी के पास ग्रीवेंस है तो वो मैनेजमेंट के पास पहुंचता है, और मैनेजमेंट के पास पहुंचने के बाद वो डिस्कस करता है अपने ग्रीवेंस को। इस प्रकार ग्रीवेंस का पता चलता है। एग्जिट इंटरव्यू में ये है कि कोई भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को यदि वो छोड़ रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो लास्ट में एक इंटरव्यू होता है कि आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, आप ये बताएं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया सके। जनरली जो है एग्जिट इंटरव्यू अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, बट ये होना चाहिए। एक तरह से एक प्रॉपर फीडबैक है, जो आपके एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम किया है एक प्रॉपर फीडबैक आता है। तो ये काफ़ी आज की डेट पे रेलिवेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन में एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है और वो ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है कि क्या क्या ग्रीवेंसेज हैं। ग्राइप बॉक्स में वन एक्नॉलेज अबाउट ग्रीवेंस नीड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने बताया कि एक बॉक्स में हम पर्ची डाल सकते हैं कि हमारे क्या ग्रीवेंस हैं, बट उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है और ना होती है। ओपन डोर पॉलिसी में एम्प्लॉय जो है अपने मैसेज मैनेजमेंट को डायरेक्टली कन्वे करता है, डायरेक्टली बता देता है कि उसकी क्या ग्रीवेंस है। एग्जिट इंटरव्यू, जब ऑर्गेनाइजेशन को जब हम छोड़ते हैं एग्जिट के समय, हम रीज़न बताते हैं कि हमारी क्या कंप्लेंट थी, हमारी किन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, और इसी वजह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है ओपिनियन सर्वे। यदि हम सबसे ओपिनियन मांगे किसी भी एक एचआर पॉलिसीज़ पर या कोई भी मुद्दों पर, और सबके ओपिनियन आते हैं, और उस ओपिनियन से हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेज हैं। अब सवाल है ग्रीवेंस के क्या इफेक्ट होते हैं। तो इन इफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉय पर, मैनेजर पर। प्रोडक्शन, यदि ग्रीवेंस है तो लो क्वालिटी, लो क्वांटिटी, इंक्रीज इन वेस्टेज, और मशीनरी की जो है वो मशीन की जो है वो तोड़फोड़ या बर्बादी हो सकती है, ब्रेकेज हो सकता है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, यानी कि जो कॉस्ट है किसी भी उत्पादन करने को बढ़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड होकर के काम नहीं कर रहा होता है,
तो ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम बात करें कि एम्प्लॉय पर क्या प्रभाव पड़ता है। एम्प्लॉय एब्सेंट होगा या वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। इसके अलावा वो ज़्यादा कमिटमेंट नहीं होगा किसी भी काम को करने के लिए, ना वो पंक्चुअल होगा। और इसके अलावा एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। वो जैसे कि मैंने कहा कि मशीन की तोड़फोड़ हो सकती है, या रख रखाव ठीक से ना करने की वजह से ख़राब हो सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉय के मोरल पर फर्क पड़ता है। अंदर से वो मोटिवेटेड ना होगा तो फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। अब सवाल है कि मैनेजर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक सबसे पहली बात तो जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है वो इट इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ सुपरविजन, कंट्रोल एंड फॉलोअप। मतलब कि मैनेजर को ज़्यादा अब सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फॉलोअप करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि एक इनडिसिप्लिन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। कॉजेज ऑफ ग्रीवेंस, मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यूनियन प्रैक्टिस, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट, इन सब के वजह से जो है ग्रीवेंस हो सकता है। या तो मैनेजमेंट गलत प्रैक्टिस कर रहा है, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, या कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस हो रही है वो सब में समरूपता नहीं है, या किसी व्यक्ति की अपनी ही ऐसी लक्षण या पर्सनैलिटी है जिसके वजह से ग्रीवेंस उत्पन्न होता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि दो एम्प्लॉय आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसमें जो बॉस है या मैनेजर या कोई भी फ्रेंड है बीच बचाव कर रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से हो रहा है। अब सवाल है कि ग्रीवेंस में हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट क्या है। तो सबसे पहली बात तो हु इज इन्वॉल्व इन द ग्रीवेंस, नेम, डिपार्टमेंट, सीनियरिटी, डेट। सो डोंट फॉरगेट द स्टेवर्ड और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हु में बी इन्वॉल्व। इसमें जो है ग्रीवेंस किनका है, किस डिपार्टमेंट का है और किस लेवल पर वो काम कर रहा है वो पता चलता है। व्हेन एक टाइम डायमेंशन को बताता है कि ग्रीवेंस कब हुआ, किस डेट में हुआ, किस टाइम में हुआ, विच क्रिएटेड द, जिस समय ग्रीवेंस हुआ उसकी टाइमिंग क्या थी। वेयर मतलब ग्रीवेंस कहाँ हुआ, किस लोकेशन पर हुआ, किस डिपार्टमेंट में हुआ, किस मशीनरी पर हुआ, इसकी हम बात करते हैं वेयर में। वाई, ग्रीवेंस क्यों हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन था या कोई और कारण था, क्या रूल को तोड़ा गया, या किसी के पर्सनल राइट जो व्यक्तिगत अधिकार है कि उसकी अवहेलना हुई, तो क्यों हुई। और लास्ट में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या, व्हाट हैपेंड दैट कॉज्ड वायलेशन, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वायलेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिंसा हो गई। और ये पांचों का ध्यान रखने पर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ग्रीवेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। और हम जो इन सब बातों को समझ जाएं तो ग्रीवेंस का जो मेन रीज़न है, जो मुख्य कारण है, वो पता चल जाएगा। और जब हमें कारण यानी कि प्रॉब्लम पता चल गया, रीज़न पता चल गया, तो उसका सॉल्यूशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि ग्रीवेंस प्रोसीजर का मकसद क्या है। तो पहला मकसद है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा कि अलाउ एम्प्लॉयज़ टू वॉइस कंसर्न वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो एक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। और सबसे पहले लास्ट बात जो वो ये है कि कीप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। यदि ग्रीवेंस होगी तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो ओपन कम्युनिकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ग्रीवेंस प्रोसीजर ये एक सहायता करता है ओपन कम्युनिकेशन में। अब सवाल है कि किस तरीके से हम ग्रीवेंस, हमारे कौन कौन से ग्रीवेंस प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रीवेंस कौन सा ग्रीवेंस है, फिर उसको करेक्टली डिफाइन फॉर्मल टर्म में लाएंगे कि ग्रीवेंस आखिर था क्या, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि उस ग्रीवेंस को हम कितनी जल्दी प्रॉम्प्टली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद सॉल्व करने के जो मेथड है लागू करने के बाद ये देखेंगे कि वाकई ग्रीवेंस सॉल्व हुआ या सिर्फ एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब सवाल है कि एक अच्छे ग्रीवेंस प्रोसीजर के लिए, एक फॉर्मल ग्रीवेंस प्रोसीजर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कन्फॉर्मिटी विथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जो भी ग्रीवेंस है वो एक जो भी रूल्स रेगुलेशन सेटअप हुए हैं लीगल, जो भी उसको कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या जो एम्प्लॉई कंप्लेन कर रहा है या जो ग्रीवेंस कर रहा है
क्या वाकई जिस अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में कर रहा है वो क्या वो मेंशन है या नहीं है प्रोविजंस। इसके अलावा जो ग्रीवेंस है वो अनएम्बिग्युइटी होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सिंपल होना चाहिए कोई भी ग्रीवेंस प्रोसीजर, प्रॉम्प्टनेस मतलब क्विकनेस होना चाहिए, और ग्रीवेंस प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, और लास्ट में फॉलोअप करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि ग्रीवेंस प्रोसीजर सॉल्व हुआ या ग्रीवेंस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब सवाल है कि ग्रीवेंस हैंडलिंग करने से क्या फ़ायदा है। तो एक फ़ायदा इतनी डिस्कशन के बाद ये पता चल ही चुका है कि एक ह्यूमन प्रॉब्लम जो भी आते हैं ग्रीवेंस में उसको सॉल्व की जा सकती है, और हम अपने प्रॉब्लम को सामने लाएंगे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक अवसर मिलता है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके अलावा मैनेजमेंट जान सकता है कि क्या एटीट्यूड है सुपीरियर्स का। इसके अलावा एम्प्लॉई का के मोरल में वृद्धि होती है, और एक अच्छा कल्चर का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में है कि मैनेजर और सुपरवाइजर जो है हमेशा जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट को डील करने पर ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ग्रीवेंस प्रोसीजर जो है, जो क्या प्रोसीजर है, तो दो है मेनली, दो प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है ओपन डोर प्रोसीजर और दूसरा है स्टेप लैडर प्रोसीजर। तो एक ओपन डोर नाम से लग रहा है कि मैनेजमेंट के पास डायरेक्टली एम्प्लॉय जा सकता है और अपनी ग्रीवेंस को बता सकता है और सॉल्व करने की बात कर सकता है। स्टेप लेडर नाम से लग रहा है, स्टेप लेडर यानी कि स्टेप वाइज, एंड लेडर में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो हाइट्स बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोअर अथॉरिटी को कंप्लेन करें और धीरे धीरे करके आप हायर अथॉरिटी को पहुंच सकते हैं। जैसे कि सपोज कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप क्लास में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसे बता सकते हैं, उसके बाद कंसर्न टीचर को बता सकते हैं, एचओडी को बता सकते हैं, देन प्रिंसिपल को बता सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि इस फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो ये एक स्टेप लेडर प्रोसेस है। और यदि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं तो ये ओपन डोर प्रोसेस है। सॉल्व वहाँ भी हो सकता है, बट प्रिंसिपल सर के पास इतना टाइम नहीं है कि सबका 1-to-1 प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और स्टेप लेडर अप्रोच जो है वो ज़्यादातर देखा जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि ओपन डोर प्रोसीजर जो है क्विक प्रोसीजर है। तो ओपन डोर पॉलिसी, द एम्प्लॉयज आर एडवाइज टू वॉक इन एनी टाइम एंड एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंस एट हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत एम्प्लॉय जो है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास डायरेक्टली जो है जा करके कम टाइम में अपनी सारी ग्रीवेंस को बता सकते हैं। The problem is resolved in a mutually satisfying way. Some organizations adopt the counseling procedure for handling grievances. They try to understand employees' psychological and make them realize where the problem lies. Promptness, upward communication from employee to management, suitable for a small organization. It takes time and cost. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन डोर पॉलिसी जो है वो उसमें डायरेक्टली आप मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इसमें जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली हो रहा है मैनेजमेंट से। तो मेरे ख्याल से ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है ओपन डोर पॉलिसी। जबकि हम बात करें एक स्टेप लेडर अप्रोच की, एक मॉडल है, इस मॉडल में दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रीवेंस को सेटलमेंट किया जाएगा और कितने टाइम के अंतर्गत। सबसे पहले जो भी एग्रीव्ड एम्प्लॉय होता है जिसके पास ग्रीवेंस होता है वो एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद यदि 28 घंटे के अंदर ग्रीवेंस का निपटारा नहीं हुआ तो फिर वो जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है वो पहुंचता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास 3 दिन का वक्त होता है अपने रिप्लाई देने को, प्रोसीजर को सॉल्व करने, ग्रीवेंस प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए। और वो 3 दिन के पश्चात एग्रीव्ड एम्प्लॉय फिर कहाँ पहुँच सकता है, ग्रीवेंस कमेटी के पास पहुँच सकता है। ग्रीवेंस कमेटी एक कमेटी जो है ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए होती है, और वो 7 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट या जो भी सॉल्यूशन एस्पेक्ट्स है वो प्रोवाइड करती है। यदि वो नहीं हो पाता है तो फिर ये जो 7 डेज़ के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास भी 7 दिन का वक्त होता है उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए, और उसके बावजूद भी यदि ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होता है तो लास्ट है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता और वॉलेंट्री का मतलब स्वैच्छिक।
तो आप स्वेच्छा से किसी की मध्यस्थता ले सकते हैं। यदि आप दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो किसी तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं किसी भी ग्रीवेंस को। ये जो जितनी भी अभी मैंने स्टेप्स बताए वो एक तरह से एक सीक्वेंशियल स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप था। और जैसे ही हम हायर अथॉरिटी के पास पहुंच रहे थे धीरे धीरे करके, पहले लोअर टू हायर अथॉरिटी, तो इस तरह से इस मॉडल का नाम स्टेप लैडर अप्रोच है। ग्रीवेंस प्रोसीजर के लिए क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए? ट्रीट ईच केस एज इंपॉर्टेंट एंड गेट द ग्रीवेंस इन राइटिंग। ग्रीवेंस हमेशा लिखित होना चाहिए। टॉक टू द एम्प्लॉय डायरेक्टली टॉक करना है एम्प्लॉय से जिसके ग्रीवेंस हैं, और डिस्कस इन अ प्राइवेट प्लेस। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम पब्लिक प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन में सबके सामने करें, उससे हम अकेले में बात करें क्या प्रॉब्लम है। हैंडल ईच केस विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क। जैसा कि अभी मैंने स्टेप लेटर अप्रोच में बताया कि सबका एक टाइम फ्रेमवर्क है, आइदर 48 आवर्स या 3 डेज या 7 डेज, तो एक टाइम फ्रेमवर्क है। एग्जामिन कंपनी प्रोविजन इन ईच केस। जो भी कंपनी की प्रोविजंस है या जो पॉलिसीज़ है उसको हमेशा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ वो पॉलिसी आउटडेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स ग्रीवेंस में आते हैं वो सारे फैक्ट्स को लेना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रीवेंस को सॉल्व करने में एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए कि जो ग्रीवेंस आया उसका सॉल्यूशन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और हम क्यों ना ऐसा करें कि ग्रीवेंस आए ना, हम प्रोएक्टिव रहें। जिस समय ग्रीवेंस आ रहा है उससे पहले ही हम सचेत रहें कि उस केस में क्या डिसीजन लेंगे, या क्यों ना हम ऐसा वातावरण बना दें कि ग्रीवेंस हो ही ना। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ग्रीवेंस प्रोसीजर को आप समझ पाए होंगे। इसमें मुख्य रूप से आप ओपन डोर पॉलिसी एंड स्टेप लेटर अप्रोच पर ध्यान दें। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले HRM लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।